आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः स्वागत है सभी का। डीएस का न्याय प्रचार कार्यक्रम न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि न्याय धर्म सभा द्वारा 111 न्याय प्रस्ताव रखे गए हैं। सरकार और समाज के समक्ष उनमें से एक प्रस्ताव जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो न्यायशील लोकतांत्रिक विशेषाधिकारों का है। लोकतंत्र किसी भी राष्ट्रीय अथवा सामाजिक व्यवस्था का आधार है। कोई भी व्यवस्था जब तक सार्वजनिक भागीदारी और सार्वजनिक सहमति से नहीं चलेगी तब तक वह कितनी भी योग्य हो, कितने भी सुपात्र लोग वहां बैठे हों, कोई साक्षात देवता, ईशदूत, प्रॉफेट, पैगंबर, बड़े बड़े अवतार, महाअवतार, सिद्ध, योगी, सन्यासी, बैरागी, बड़े बड़े ध्यानी, ज्ञानी, शास्त्री, महाशास्त्री, विद्वान, महाविद्वान कैसे भी हों, उनके द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था सदैव संदिग्ध रहेगी। उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होगी जब तक कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का समावेश न हो। पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मतलब पब्लिक में से एक तो गवर्निंग बॉडी चुनी जाए, किसी जात विशेष से, वंश विशेष से, लिंग विशेष से, रंग विशेष से, क्षेत्र विशेष से नहीं, बल्कि सार्वजनिक जनता में से। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन जिसमें हो, और दूसरी बात, चाहे जितना वोटिंग के जरिए, चाहे जितना पात्रता परीक्षण के जरिए, चाहे जितना योग्य व्यक्ति बैठा दिया जाए, चाहे जितना सर्वसम्मति से व्यक्ति बैठा दिया जाए, लेकिन उसके द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था अर्थात नियम, नीति, निर्णय जब तक ये सार्वजनिक सहमति पर आधारित ना हो, सार्वजनिक बहुमत से इन्हें पारित और निरस्त ना किया जा सके, तो आप समझ लें कि वो न्याय संगत या सर्वहितकारी नहीं होगी। कोई भी बात कितनी सत्य है,
कितनी ज्यादा सत्य के निकट है अथवा सत्यात्मक है, उसकी प्रामाणिकता सार्वजनिकता से ही होती है। सर्वत्वम इति सत्यम। अगर सर्वत्व नहीं है तो सत्य नहीं हो सकता। तो इस सर्वत्व का परीक्षण एकमात्र जो प्रक्रिया है उसे लोकतांत्रिक सहमति कहते हैं। इसे ही पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कह सकते हो, सार्वजनिक सहभागिता पर आधारित। तो अब ये सहभागिता कैसे सुनिश्चित होगी जनता की, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जनता की भागीदारी गवर्नेंस में हो, जबकि नेतृत्व करेगा, तो फिर पब्लिक की भागीदारी का क्या औचित्य है? भागीदारी का अभिप्राय पब्लिक में से ही वो योग्य व्यक्ति निकाला जाए। कोई बना बनाया कहीं से योग्य व्यक्ति नहीं, बल्कि पब्लिक में से ही कोई एक परीक्षण पद्धति द्वारा वो योग्य सिद्ध हो करके और जन सहमति द्वारा नियुक्त हो। और दूसरी बात, ये तो शासन सत्ता की बात हो गई। शासन व्यवस्था में भी कैसे पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का सिद्धांत लागू होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे उसमें साबित होगा, प्रमाणित होगा, उसका तरीका यह है कि शासन के तीनों अंगों, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, और इनमें चौथा पत्रकारिता भी जो है, मीडिया, वो न्यूज मीडिया भी इसमें इसी प्रकार से डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। उसमें भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सार्वजनिक सम्मति से उसके भी पदाधिकारी चुने जाएं और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि, नीति और उनके अपने बोर्ड के निर्णय, वो भी कहीं न कहीं जन सहमति की अपेक्षा रखते हैं कि वो कैसे चलेगा मीडिया, इसका भी एक प्रोविजन होना चाहिए। तो चौथे को डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। वो मीडिया अभी सेठगत है, मतलब उसमें मोनोपोली रहेगी, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। कोई सेठ अगर किसी चीज का मालिक है तो उसमें डेमोक्रेसी कहां से बचेगी? और अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है तो निष्पक्ष कैसे होगी? वो सर्वहित के लिए बाध्यता उसकी क्यों होगी? कोई सेठ अपनी मीडिया चला रहा है तो वो निष्पक्ष रूप से पब्लिक को सही जानकारी क्यों दे? जिस चीज में उसको फायदा होगा वो जानकारी ही वो देगा, ये तो सुनिश्चित है। इसके बावजूद वो चीजें चल रही हैं, इतना होते हुए भी उसी तरह का मीडिया चल रहा है। तो इसमें एक जनता की सहभागिता कैसे तय होगी, जन सहमति कैसे सिद्ध होगी? उसके लिए एक डेमोक्रेटिक विशेषाधिकार की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक विशेषाधिकार। तो ये विशेषाधिकार जो है ये स्पेशल राइट्स हैं। विशेष प्रकार के कुछ अधिकार हैं जो केवल डेमोक्रेसी में ही काम आते हैं, या डेमोक्रेटिक प्रणाली में
जिनकी उपयोगिता है, तो उन विशेषाधिकारों का यदि संवैधानिक स्वरूप मौजूद हो, एक विधेयक के जरिए संविधान में इसको दर्ज किया जाए, तो उन विशेषाधिकारों को लोकतांत्रिक विशेषाधिकार के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी। वही विशेषाधिकार कौन से ऐसे होंगे जो मनुष्य को, आम जनता को डेमोक्रेसी में, शासन की व्यवस्था में सहभागी बनाएंगे। कैसे उनका पार्टिसिपेशन तय होगा, तो ये विशेषाधिकार उसी आधार पर ही बने हुए हैं। वास्तव में न्यायपूर्वक देखा जाए, निष्पक्ष भाव से, तो 4 प्रकार के विशेषाधिकार तय होते हैं, जिनमें पहला तो होता है जानकारी का अधिकार। राइट टू नो। कि जो कुछ भी शासन की गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो शासन सत्ता संबंधी हो, चाहे शासन व्यवस्था संबंधी हो, उसकी जानकारी पब्लिक को पाने का अधिकार होना चाहिए। ये विशेषाधिकार है और डेमोक्रेटिक है। इसमें डेमोक्रेसी जहाँ है वहीं पर ये बात उठेगी। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो वो क्यों आपको जानकारी देना पसंद करेगा जो कब्जा किए हुए है। जो कोई डेमोक्रेसी की जगह कोई अजीब सी ऑटोक्रेसी बना ले और वो इनफैक्ट मोनोक्रेसी है, उसको ऑटोक्रेसी भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन वो ऑटोक्रेसी डिक्शनरी बता रही है कि तानाशाही ऑटोक्रेसी, लेकिन ऑटोक्रेसी का मीनिंग अपने आप चलने वाली कोई प्रणाली हो, वो स्वचालित, जैसे ऑटोमोबाइल सर्विस, स्वचालित किसी वाहन ऑटोमोबाइल में, तो ऑटो माने स्वयं से चलती हो। लेकिन अभी सभी शब्दावलियां भी भ्रष्ट हैं, भाषाएं चूंकि भ्रष्ट हैं, तो इस वजह से कोई प्रॉपर शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हो रहा है, कुछ तो भी चल रहा है। वास्तविक अर्थ में वो मोनोक्रेसी है, प्रकार से कि वो एकाधिकारी सत्ताधीश कोई बन जाता है और वो सारी चीजें अपने अधीन कर लेता है। पब्लिक को ना कोई जानकारी देता है, ना पब्लिक को कहीं उसका अधिकार देता है, सब समाप्त कर देता है। तो सबसे पहली बात है जानकारी प्राप्ति का अधिकार, राइट टू नो। शासन सत्ता और शासन व्यवस्था संबंधी विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका की सभी गतिविधियां जनता को जानने का अधिकार हो, ये पहला एक विशेषाधिकार है। और दूसरा जो है वह है समीक्षा का अधिकार, कि जो कुछ भी विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका माने शासन की पूरी व्यवस्था में जो कुछ भी चल रहा है, जो विधेयक बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, जो नीतियां इस्टेब्लिश्ड हैं, या जो निर्णय जो कोर्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा करने का राइट टू रिव्यू, समीक्षा का अधिकार, ये दूसरा विशेष अधिकार है। और तीसरा जो डेमोक्रेटिक राइट है, स्पेशल राइट, वो राइट टू प्रपोज, प्रस्ताव का अधिकार, कि आप शासन सत्ता में किसी के भी नाम का प्रस्ताव कर सकें, शासन व्यवस्था में कोई भी नियम, नीति, निर्णय प्रस्तावित कर सकें,
तो शासन सत्ता या शासन व्यवस्था में कोई भी विधाता, मंत्री और न्यायाधीश आपके द्वारा प्रस्तावित किया जा सके, और यदि उस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त हो जाए तो वो चुना भी जा सके। इसी तरह से यदि कोई प्रत्येक नागरिक को वास्तव में अधिकार सुलभ होगा तो तभी ये डेमोक्रेसी जैसा कुछ इसका फॉर्मेट आएगा शासन का, अन्यथा ये सब बेकार कहलाते हैं। शासन तो एक डकैत जैसा कोई कूद के चढ़ बैठे और सारी चीजें वो कैप्चर कर लेता है। वहां पर राजकोष है, राज संपदा है, राज्य अधिकार है, तो उन सब चीजों को वो कैप्चर कर लेता है और पूरी प्रजा को गुलाम की तरह इस्तेमाल करता है। तरह भी नहीं बल्कि प्रत्यक्षता को गुलामी जैसा बना लेता है, प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष रूप से, और उनको चलाते रहता है। और वो घिसट घिसट कर जीवन जीते और मरते खपते रहते हैं। घोर गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी, तबाही, शोषण, अत्याचार के सारे तांडव नर्तन समाज में व्याप्त रहते हैं। तो ये अगर इसको कोई प्रस्ताव का अधिकार नहीं है तो ये कोई बात ही नहीं रख पाएगा। कुछ रखेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा कि तुम जो है राजद्रोही हो। कोई जो तानाशाही प्रवृत्ति का है, जो एक अधिकारी मोनोक्रेसी का जो मसीहा बना बैठा है, जो वो क्या करेगा? आप कुछ कोई नियम प्रस्तावित करेंगे, कहें ये तो देश के नियम को ही नहीं मानते, ये अपना नियम बता रहे हैं। तो जीसस जैसे लोगों को राजद्रोह के जुर्म में ही तो क्रूसीफाई किया गया। सुकरात को कोर्ट से ही जहर पिलाया गया, कोर्ट के द्वारा, राजद्रोह में। मंसूर का कत्ल राजद्रोह में ही हुआ है। गांधी को जेलें राजद्रोह में हुई। सरदार भगत सिंह लोगों को सब राजद्रोह पर ही के ही मुकदमे चले, फांसी की सजा दी गई। तो जब आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि तानाशाही कभी भी आपको राइट टू प्रपोज, मतलब अपनी बात रखने का अधिकार नहीं देती। तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? सार्वजनिक कोई जो शासन प्रणाली है उसमें सार्वजनिकता को जब अधिकार ही नहीं होंगे तो किस बात की सार्वजनिक शासन प्रणाली, कैसा लोकतंत्र, कैसी डेमोक्रेसी? जनता का शासन बोलते हो और जनता के हाथ में कुछ है नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि किसी को किचन का मालिक बना दिया और एक एक रोटी के लिए भूखों मर रहे। बोले किचन के मालिक आप, बाकी कुछ खा पी नहीं सकते, तो मालिक किस बात का? तो बहुत अजीब सा है ना। उसको भूख लगे तो कुछ खा भी नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो मालिक किस आधार पर फिर तय होगा? तो जनता को ये तीसरा जो विशेषाधिकार है कि कोई भी शासन सत्ता के पदाधिकारी अथवा शासन व्यवस्था के नियम नीति निर्णय प्रस्तावित कर सके, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी का लक्षण होगा, वास्तविक न्यायशील डेमोक्रेसी, एक जस्टिफिएबल डेमोक्रेसी वहां आपको दिखाई देगी। अब इसी क्रम में चौथा एक विशेषाधिकार जिसे कहते हैं राइट टू कंट्रोल बाय वोट। ये डेमोक्रेटिक राइट है, इसे राइट टू वोट भी कह सकते हो। तो ये चार विशेषाधिकार हैं। चौथा इसमें से बड़ा, वो भी बहुत स्पष्ट है, उसी के
बिना उस बाकी सब बेकार हो जाएंगे। तो राइट टू कंट्रोल, जनता के हाथ में नियंत्रण हो। अब नियंत्रण कैसे आएगा? वोटिंग पावर से। तो इसके हाथ में राइट टू कंट्रोल, शासन पर, शासन सत्ता और शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए, शासन के तीनों अंगों पर नियंत्रण करने के लिए, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी बात आवश्यक है और कैसे संभव होगा? आपने मतलब सब ऊपर के तीनों विशेषाधिकार मान लो आपको दे दिए हैं। कौन से? राइट टू नो, ठीक है, आप जान लीजिए, क्या कर लेंगे? जान गए, बैठिए शांति से। हाँ, फिर राइट टू रिव्यू, ठीक है, आप रिव्यू कर लीजिए, क्या पढ़ लीजिए जो चल रहा है, कोई नियम कानून देख लीजिए, रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए, सही है गलत है कर लीजिए, है ना? फिर उनको जो करना होगा वो कर लेंगे जो लोग वहां पदस्थ हैं। फिर तीसरी बात है राइट टू प्रपोज, ठीक है, आप प्रपोजल भी रख दीजिए। जैसे न्याय धर्म सभा ने 111 प्रस्ताव रखे हैं तो रख तो दिए, तो पार्ट दो, राइट टू प्रपोज, ठीक है, बोले आप कर तो सकते हैं, तो राइट तो है, दिया हुआ। तो राइट टू प्रपोज इज नॉट सफिशिएंट। ये इस क्रम में तीसरा अधिकार, लेकिन इन सबका कंबाइंड जो अकार उकार मकार तीनों का जो अस्तित्व है वो ओंकार स्वरूप जो चतुर्थ अधिकार है उसके द्वारा ही नियंत्रित होगा। इन तीनों को भी सार्थकता प्राप्त होगी इस चौथे के द्वारा। तो चौथा है क्या? राइट टू कंट्रोल, राइट टू वोट, कि सभी चीजों पे अपनी सहमति व्यक्त करने का इसे एक प्रकार से मताभिव्यक्ति का अधिकार है कि आप अपना मत अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस पर आप उसे वोट के द्वारा पारित और खारिज कर सकें किसी भी शासन सत्ता के पदाधिकारी को अथवा किसी शासन व्यवस्था के नियम नीति निर्णय। तो कैसे हो जाएगा? इस पर जनता का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अब चाहे कोई आदमी योग्य हो अयोग्य हो, अरे अयोग्य है, गलत नियम बनाया है, तब भी इसकी जनसहमति से या तो पारित होगा या खारिज होगा। जनता के विरुद्ध बना होगा, जनहित के विरुद्ध बना होगा, तो जाहिर है ये पारित नहीं हो पाएगा। अगर चंद लोगों के हितों के लिए बना के तो लोगों ने रख लिया होगा तो भी बहुमत उसको नहीं मिलेगा, ये खारिज हो जाएगा। तो राइट टू कंट्रोल बाय वोट, शासन सत्ता या शासन व्यवस्था के भीतर जनता का नियंत्रण कैसे जाएगा? तो दिस इज द फोर्थ स्पेशल राइट, ये विशेषाधिकार है, ये स्पेशल राइट है। इसमें क्या होता है कि आप इसके जरिए शासन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अच्छा, अब राइट टू कंट्रोल में एक तो बाय वोट, वोटिंग पावर, इसमें दो चीजें दी गई हैं राइट टू कंट्रोल में, बाय वोट एंड बाय वीटो। स्पेलिंग दोनों की एक जैसी, VOTE और VETO, अक्षर वही है दोनों। तो राइट टू वोट और राइट टू वीटो। वीटो काहे मिली? शासन व्यवस्था केवल शासन तक सीमित नहीं है, चलिए इसमें प्रशासन भी उसका एक है। राजकीय जो पदाधिकारी हैं ये इसमें नहीं आते,
ये नेतृत्व में नहीं आते, नेतृत्व के क्षेत्र में, ये उससे नीचे की कड़ी है। तो वहां तो बाय वोटिंग आप नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, शासन सत्ता पर भी, शासन व्यवस्था पर भी सहमति असहमति अपनी व्यक्त कर सकते हैं। वोट पक्ष या विपक्ष में आप डाल करके बहुमत द्वारा पारित या खारिज कर सकते हैं किसी सत्ताधीश को अथवा किसी व्यवस्था के नियम को, व्यवस्था की नीति को, व्यवस्था के निर्णय को आप पलट सकते हैं। लेकिन शासन का जो ये एक निचला क्षेत्र है, प्रशासन, इसमें क्या करेगी पब्लिक? गाली तो पुलिस देती है, मंत्री तो आता नहीं गाली देने, वो तो आता ही नहीं, संपर्क में नहीं रहता। वोट तक तो वो ठीक है, लेकिन उसके आगे उसकी गति नहीं। तो उसके लिए वीटो पावर की जरूरत है। राइट टू कंट्रोल में दो चीजें, दो हिस्से हैं, वोटिंग पावर और वीटो पावर। तो शासन में वोटिंग पावर द्वारा नियंत्रण और प्रशासन में वीटो पावर द्वारा जनता का नियंत्रण। तो जनता जो है इन दोनों, शासन और प्रशासन दोनों पर वोटिंग पावर और वीटो पावर के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर सकती है। इससे बात बड़ी साफ है, ये जो चारों विशेषाधिकार हैं ये बहुत काम के हैं और इनके बिना लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र नहीं रह जाता। और लोकतंत्र यदि लोकतंत्र ही नहीं है तो इस पाखंड को ओढ़े रहने का क्या औचित्य है? लोग जो है मोनोपोलिस्टिक जो शासन है उसी को किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी नाम से ऊपर का जो बदमाश वर्ग है उसे थोपे रहता है जनता पर। तो जब जनता ज्यादा आंदोलनरत होती है, ज्यादा हो हल्ला मचाती है, तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है अब जनता का शासन होगा। शासन वो अपना ही बनाए रखते हैं, उसमें पॉलिसियां ऐसी अडॉप्ट करते हैं कि जनता के हाथ से सारे पावर चले जाते हैं। तो ये पावर वास्तव में बाकायदा संवैधानिक रूप से प्रिस्क्राइब होना चाहिए विशेषाधिकार के रूप में। तो ये जो चौथा विशेषाधिकार है ये शासन सत्ता और शासन व्यवस्था, इन दोनों को वोटिंग के द्वारा, वोटिंग पावर के द्वारा, मतदान की शक्ति के द्वारा और प्रशासन पर नियंत्रण पाने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए जनता को वीटो पावर सुलभ होना चाहिए। ये किसी को भी, किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को, चपरासी से राष्ट्रपति तक, कोई भी जनता अगर उसको असंवैधानिक पाती है, इलीगल काम करता हुआ पाती है, तो वो उसको सस्पेंड कर सकती है। तो वीटो करते ही वो उस पदाधिकारी के सभी पावर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से जैसे पुलिस द्वारा गाली दिया जाना, मारपीट करना जनता को, ये कहीं से लीगल नहीं, लेकिन ये सब चल रहा है। जनता गालियां खा रही है, उसकी कुटाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो गलत व्यवहार जो संवैधानिक रूप से प्रशस्त नहीं है वो भी प्रशासनिक पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। और यदि ये ऐसा करते हैं तो जनता अपना बचाव कैसे करेगी? जनता तो बचाव के लिए ही थाने जाना था उसको, अब थाने वाला ही संकट में उसे डालेंगे। इस दुनिया में जो पब्लिक के संरक्षण के लिए पुलिस व्यवस्था दी गई है
वो पुलिस व्यवस्था वो एंटी पब्लिक है। उसके सारे पदाधिकारी पूरी गुंडागर्दी से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, मारपीट से बात करते हैं, कुत्ते की तरह आदमी को घसीट के ले जाते हैं और कहते हैं जनता मालिक है, जनता की कमाई से इनका तेल भी दिया जाता है। तो जिसका खाते हैं उसी को बजाते हैं। पहले था उसी की बजाते हैं ड्यूटी, अब उसी को बजाते हैं। तो जिसकी कमाई खा रहे हैं उसी को बजा भी रहे हैं डंडे। तो ऐसी स्थिति में जनता क्या करे? ये चारों डेमोक्रेटिक राइट्स प्राप्त करेगी जनता। जब भी ये चारों डेमोक्रेटिक राइट्स प्राप्त कर लेगी, राइट टू नो, राइट टू रिव्यू, राइट टू प्रोपोज एंड राइट टू कंट्रोल, ये चार चीजें, चार विशेषाधिकार जनता को जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे उसी दिन सारा तिकड़म समाप्त हो जाएगा। हर प्रकार की तानाशाही स्वतः समाप्त हो जाएगी। दीज आर द डेमोक्रेटिक राइट्स एंड दीज डेमोक्रेटिक राइट्स कैन एस्टेब्लिश द सुप्रीम डेमोक्रेसी, द यूनिवर्सल डेमोक्रेसी, द ग्लोबल डेमोक्रेसी, the justifiable democracy, the real democracy, the true and real democracy, a justful democracy। न्याय तो अपने आप ही हो जाएगा यदि जनता को ये चारों विशेषाधिकार मिल जाए। और ये संविधान में कहीं भी ये विशेषाधिकार आज तक दुनिया के किसी राष्ट्र में दर्ज नहीं है। इसीलिए न्याय धर्म सभा ने आपको ये प्रस्ताव दिया कि आप इसे सरकार के समक्ष रखिए और रख करके और अपने ये विशेषाधिकार उससे प्राप्त करिए। और अगर वो नहीं आपको देते हैं चारों विशेषाधिकार, जानने का अधिकार, समीक्षा का अधिकार, प्रस्ताव का अधिकार और नियंत्रण का अधिकार, अगर ये चारों अधिकार आपको वो नहीं देते हैं तो आप ये समझ जाइए कि डेमोक्रेसी नहीं है। आप गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे और गुलाम ही हमेशा आपकी किस्मत हो जाएगी। तो गुलामी से अगर बचना है, तानाशाही से अगर बचना है, गुंडागर्दी से अगर बचना है, बदमाशी से अगर बचना है, युद्ध उन्माद से अगर बचना है, शासन प्रशासन द्वारा उत्पीड़न से अगर बचना है, तो द पब्लिक विल हैव टू अचीव these four special rights, democratic rights. These are the special democratic rights. ये चार विशेषाधिकार जनता को जिस भी राष्ट्र में सुलभ हो जाएंगे वह राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा और उस पर से मोनोपोली समाप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता परतंत्रता तो मोनोपोली है कि वो सार्वजनिक सम्मति से शासन चल रहा है, सम्मति से, अथवा नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई स्वविक्रमार्जिते राज्यम स्वयमेव मृगेन्द्रता। वो स्वयं ही जबरन चढ़ बैठते हैं आपकी खोपड़ी पर, जबरन नियम थोप देते हैं आपसे पूछे बिना। अभी देखिए ये पब्लिक राइट्स अगर चारों होते, ये चारों स्पेशल डेमोक्रेटिक राइट्स, तो क्या होता? आज जैसे अभी किसानों के 3 विधेयक बना के रख दिए, उसका विरोध कर रहे हैं और ये लोग उसे नहीं हटा पा रहे हैं। अगर जनता के हाथ में ये बाय वोट पारित तो खारिज करने का अधिकार होता, ये चौथा जो नियंत्रण का अधिकार है, वोट का अधिकार है, तो ये वोटिंग पावर के जरिए ये इन विधेयकों को खारिज कर देता बहुमत से।
अगर ये एंटी पब्लिक है तो, एंटी किसान है तो ये खुद ही खारिज होता, सारे किसान इसके विरुद्ध वोट कर ही डालते हैं। चाटुकार तो दो चार होंगे जो किसी ऐसे बदमाश तानाशाह से जो घूस घूस लेके और वोट कर देंगे, लेकिन सबको ही अगर वो घूस देगा तो खुद ही बिक जाएगा। तो इससे पता चलता है कि पब्लिक को ठगा नहीं जा सकता यदि ये डेमोक्रेटिक राइट उपलब्ध हो। तो इसमें पहला जो अधिकार है वो जानने का है, दूसरा समीक्षा का है, तीसरा प्रस्ताव का है, चौथा जो है नियंत्रण का अधिकार है, जिसमें वोटिंग पावर, वीटो पावर शामिल होता है चौथे। तो ये जो है बड़ा गंभीर विषय है। ये लोकतांत्रिक अधिकार अब पिछले भले ही 200-300 सालों से डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो डेमोक्रेसी कहीं नहीं, क्योंकि जब ये चारों डेमोक्रेटिक राइट्स ही पब्लिक को नहीं दिए गए हैं, ये चारों डेमोक्रेटिक राइट्स होंगे तभी डेमोक्रेसी बनेगी। ये तो कोई भी जरा भी बुद्धि है किसी के पास तो समझ जाएगा, इसमें शंका क्या है। कोई भी इसमें भाई अगर लोकशाही है, लोकतंत्र है, तंत्र माने शासन, अगर लोक माने जनता, जनता का शासन है, तो जनता के हाथ में है क्या? उसके पास कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो फिर शासन कैसे हुआ? शासन क्या ऐसा होता है क्या कि राजा बना दिया और राजा के हाथ में कोई पावर है ना हो? तो अगर ऐसा ही है तो वो लोग अपने हाथ के पावर खत्म करके दिखाएं। उनकी क्रेसी माने अपने हाथ में सारे अधिकार उन लोगों ने रख लिए, तो उनकी पर्सनल क्रेसी बन गई। अब डेमोक्रेसी का मतलब होता है ये दलित दमित का शासन, डोमिनेटेड पर्सन्स रूल, द रूल ऑफ डोमिनेटेड पर्सन्स। डेमो माने होता है जिनको दबा के रखा गया, दमित करके रखा गया, उनका शासन। तो दबाने वाले का शासन और दबे हुओं का शासन, दबाने वाले का शासन और दबे हुए का शासन। तो दबाने वाले का शासन उसे कहते हैं तानाशाही और दबे हुए का शासन कहते हैं लोकशाही, जनशाही। तानाशाही माने मोनोक्रेसी और लोकशाही माने डेमोक्रेसी। तो ये बातें बड़ी साफ हैं। अब जनता को सिर्फ इसमें समझने भर की देर है, क्योंकि जनता जब तक अशिक्षित है वो समझती नहीं, तो तब तक ये लोग राजनीतिक सत्ताधीश सब उसमें धूल पदों पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद वो पब्लिक को कुछ जानने ही नहीं देते। तो पब्लिक बेचारी इसमें फंसी रहती है और अपने आप को असहाय पाती है। अब उस वजह से क्या होता है कि उन्हें जिंदगी भर वो लोग झूठ बोलते और ठगते हैं। तो इसीलिए राजनीति में आजकल एक भी नेता आप ढूंढ के नहीं ला सकते जो सही बात कोई बोलता हो। अभी केवल एनडीएसी कंसेप्ट में पहले से ही प्रेस्क्राइब बातें बोल रहे हैं, उससे हटके कुछ बोलते हैं तो कोई भी समझ सकता है कि इसके लोग सही ही बोलेंगे, सही बोलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है उनके लिए। पार्टी की व्यवस्था ऐसी, तो ये अकेली ऐसी पार्टी है न्याय धर्म सभा जिसका नेता सही ही बोल सकता है, गलत बोल करके उसको कोई लाभ भी नहीं, क्योंकि इसके सभी चीजें पहले से ही प्रेस्क्राइब है शाश्वत और स्थायी रूप से। जबकि दूसरी किसी पार्टी का कोई भी घोषणा पत्र स्थायी नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील है। किसी ने कहा राम मंदिर बनाइए, तो राम मंदिर बन जाएगा, तब क्या करोगे? माने घोषणा पत्र खत्म तुम्हारा। सोचो, बोले धारा 370 हटाएंगे, तो धारा 370 मतलब हट जाएगी तो क्या करोगे? घर चले जाओगे, फिर क्या करोगे? है ना? तो इसीलिए वो लोग ऐसी बात किया करते हैं जैसे कि अंधेरा मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, गरीबी हटाओ, इस तरह के नारे देते हैं जो शाश्वत और सनातन है। कैसे कि
कभी गरीबी हटेगी नहीं। ये गरीबी कोई हटाने की चीज नहीं, बेरोजगारी कोई हटाने की चीज नहीं, अंधकार हटाने की कोई चीज नहीं है। ये तो प्रकाश जलाना पड़ता है, इसका विपरीत वाला। तो वो वाले का नारा वो देते नहीं। वो देंगे तो कौन सा? कहेंगे बेरोजगारी हटाओ, तो कहेंगे बेरोजगारी का अल्टरनेट है नौकरी। बेरोजगारी का अल्टरनेट रोजगार होता है कि नौकरी होता है? नौकर मतलब के संसाधन वो अपने पास रखेंगे, रोजगार, और आपको नौकरी देंगे उसी संसाधन को, आपको मालिक न बनने देंगे। तो ये सब बहुत चालाकी से चंद लोग इसे चला रहे हैं और पब्लिक इसे समझ नहीं पाती। और चूंकि वो समझ नहीं पाती है तो हंसी रह जाती है। और इस तरह से फंसी है तो निश्चित रूप से विवश रहेगी, गुलाम रहेगी, दर्द भोगेगी, तकलीफें भोगेगी, और उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। घड़ी आप लोगों की बंद है, सामने 2 बजा हुआ दिखा रहा है। तो हाउ टू कंट्रोल द टाइम? लाइट बीच में कटने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल होने से बाधा पहुंची आप सबको। लेकिन अब पुनः विद्युत आपूर्ति नियमित हो गई। न्याय धर्म सभा के एक प्रस्ताव के अनुसार ये चारों डेमोक्रेटिक राइट उपलब्ध होने चाहिए, और उन चारों राइट्स के मुताबिक यदि शासन प्रणाली इंप्लीमेंट होती है तो न्याय के लिए भी किसी को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अपने लिए आर्थिक न्याय, सांस्कारिक न्याय, व्यवहारिक न्याय, आध्यात्मिक न्याय पाने की भी कोई याचना, मांग, डिमांड, धरना, हड़ताल, ये सब जनता को नहीं करना पड़ेगा। ये जो चारों विशेषाधिकार हैं ये अपने आप सब सेटल कर लेंगे। और कोई जो भी डेमोक्रेसी का समर्थक हो इस दुनिया में जहाँ कहीं भी, वो अगर ये बात उसकी उद्ध बुद्धि में कुछ आ रही हो तो इस पर विचार कर सकता है। अब देख ले कि जो चल रहा है उसमें कहीं कोई डेमोक्रेसी वगैरह है नहीं। ये पूरी दुनिया में कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सच बात ये है, आप सब एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हो। और दरअसल जो शिक्षित वर्ग हो गया है वो साइलेंट बैठा है चुपचाप, ऐसा नहीं है उसको पता नहीं, वो सब जानता है। ये अपने चंद निजी फायदे उसको, क्योंकि अगर करोड़ों लोगों को लूट करके और इसको किसी न किसी रूप में हिस्सेदारी मिल रही है तो ये क्यों ना साइलेंट रहना पसंद करेगा।
ऐसा नहीं है कि शिक्षित वर्ग नहीं जानता, जो भी पढ़ लिख गया है ठीक ठाक थोड़ा, वही सब समझता है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। जब जनता के हाथ में किसी भी शासन के नियम नीति निर्णय को पारित खारिज करने की औकात ही नहीं दी गई है, अधिकार ही नहीं दिया गया है, तो डेमोक्रेसी क्या है? एवरीबॉडी नोज इट। लोकशाही है और हाथ में कुछ है नहीं। तो ये अजीब बात है, लेकिन ये अजीबियत चल रही है। शिक्षित वर्ग की मक्कारी के कारण जन सामान्य बहुत बुरी तरह पिस रहा है। ठीक से जो अकलमंद आदमी है उसकी संख्या 4% भी नहीं, ठीक से वो 1% दुष्ट प्रवृत्ति के हैं जिनके साथ ही मिला हुआ है। अपराधियों के साथ साठ गांठ करके शिक्षित वर्ग इस कारनामे को अंजाम दे रहा है। लगभग 95% आदमी के हिताधिकारों को लूट करके, ऐसे पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, लूट करके और उसको गुलाम बनाए हुए हैं पूरी तरह। उसके सारे हिताधिकार छीने हुए, न शिक्षा देते हैं, न रोजगार देते हैं, न सुविधा देते हैं, न संरक्षण देते हैं, और मैक्सिमम उसकी इनकम को लूट करके राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में, किराया के रूप में और ब्याज के रूप में दे कलेक्टेड, और बाकी जो कुछ बचता है दान चंदा चढ़ोतरी में बटोर देते हैं और इसे पूरी तरह से नंगा कर देते हैं। तो दान, राजस्व, ब्याज, ब्याज अथवा लाभ अथवा किराया, ब्याज लाभ किराया तीनों एक ही चीज। इन नामों से वो आपके श्रम को चूज करके और अपने खाते में डाल देता है और आपको पता नहीं चलता। चालाक वर्ग इस तरह से इस कारनामे को सफाई से अंजाम दे रहे हैं। इसमें हर शिक्षित आदमी इन्वॉल्व इस लूट में सहभागी है। इसीलिए हम लोग जो भी फेसबुक वगैरह पर लिखते हैं सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन 100% दे कीप साइलेंट। इसे समझे इस षड्यंत्र। सांपों के साथ मेढक भी मिला हुआ है, हालांकि बीच बीच में मेढकों को सांप निकल जाता है। अपराधी वर्ग इनको बीच बीच में ठोक देता है, मगर ये टाइम नहीं उसके साथ मिले रहते और मिल करके इस काम को अंजाम देते रहते हैं। तो ये बहुत सारे शिक्षित वर्ग के साथ हमने मिल उनसे संपर्क करके बात करके देखा, वो कहीं से भी बहुत अकलमंदी का काम नहीं है। बहुत सी दिक्कतें हैं। कोई भी बात उनकी सत्यात्मक नहीं होती, सर्वहितकारक नहीं होती। हर शिक्षित वर्ग जन सामान्य को ठग रहा है और बुरी तरह ठग रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। वो जानता है कि डेमोक्रेसी नहीं, फिर भी वो चुप रहता है और भागीदारी निभाता है। 12 मताधिकार होते हैं जिसमें से एक मताधिकार आपको दिए गए, केवल एक मताधिकार शासन सत्ता का गठन करने में, उस हटाने तक का उसे अधिकार नहीं। आप इसको देख लें ठीक से, और आप खुश हैं, सोचते हैं व्यवस्था बड़ी गजब की है, क्योंकि आपको भी चवन्नी ठंडी कुछ न कुछ मिल रहा है लूट में हिस्सेदारी। तो ऊपर के जो चालाक वर्ग हैं
उसको लूट में भागीदारी उसकी हो जाती है, आम जनता का शोषण किया जाता है, उसमें से कुछ कुछ हिस्सा जो बोलता है उसके मुंह पे भी थोड़ा सा रक्त लगा दिया जाता है, और थोड़ा सा जो चाट पहुँच लेता है तो उसके बाद वो भी उन्हीं अपराधियों के साथ शामिल हो जाता है। और इस तरह से घोर अन्याय ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। आम जनता के रक्त शोषण पर ही टिका हुआ। कई कंट्री को ये उदाहरण देके चला कि मत समझना इसमें कि कुछ कंट्रीज में तो बड़ा न्याय है, शिक्षा मिल रही लोगों को, रोजगार भी मिल रहा, ना वो उन्होंने अपने देश के पूरे नागरिकों को उसमें भर्ती कर दिया है बदमाशी के लिए। वो किसी दूसरे कंट्री को चूस रहे होते हैं और अपने देश में लाके और उसको बेरोजगारी भत्ता तक देके और वहां खाते हैं और 2-4 तक दूसरे कंट्रीज को फंसे रहते हैं। तो अपने देश में अगर उनका विरोध होने लगता है तो दूसरे देशों को वो गुलाम बना लेते हैं और अपने यहाँ सबको उसमें मूल अपराधी और अपने साथ बाकी जनता को मिला के उसमें हिस्सेदार बना लेते हैं। तो सभी को शामिल कर लेते हैं, पूरे नागरिक में। इस तरह से सारे नागरिक साइलेंट, और आपको दिखाया जाता है कि देखो ये देश चमक रहा है। देश उस नहीं चमक रहा होता है, दूसरे लोगों की बर्बादी हो रही होगी। तो जो भी देश चमक रहे हैं वो दूसरे किसी अलग ही किसी कंट्री के खून पी रहे हैं, उसकी जनता की ऐसी तैसी कर रहे हैं। ये बड़ा सब चालाकी से भरा हुआ सिस्टम थोपा हुआ है। अब ये जो जन सामान्य वर्ग है 95%, हाउ टू सेव हिम? उसको नौकरी नहीं, रोजगार चाहिए। उसको शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा चाहिए। कहते शिक्षा का अधिकार नहीं तो रोजगार करने का। एक नेता तो हमसे बोला कि अरे सरकार ने सभ्य संविधान में सभ्य रखा, आपको रोजगार करने का अधिकार है, रोजगार को भी कीजिए। कितने चालाक है। लीजिए, आपको सड़क पर चलने का अधिकार है ना। आप कहीं भी जहाँ सड़क है चलिए, सड़कें नहीं बना और मोहल्ले को चलिए, रोक रहा है ना। अधिकार है आपको सड़क पर चलने का। तो सड़क कहाँ जिस पर चलती बनाई नहीं गई। बिजली, हाँ बिजली आप जला सकते हो, किसको जला सकते हैं, खंबे नहीं जला कोई मोहल्ले। दूसरी बात, जलाए कहाँ से? 100 रुपए इनकम है, पता चला 1000 रुपए बिजली का बिल है। हाँ जला सकते हो बिजली, तो क्या खाक जलाएगा? तो सिस्टम ऐसा अडाप्ट किया होगा, चाह तो रहा कि जलाए बिजली, संविधान में कह रहा है हाँ जला सकते हो, लेकिन जलाएगा क्या खाक? तो ये इतनी साध्यता है कि पूछो मत। इसे सामान्य बुद्धि के आदमी तो समझ भी नहीं सकता कि चल क्या रहा है। वो इसी में बदमाशी में भागीदार हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ लिख गया तो इसे 3-4 लाख के साथ वो इसी का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए हम व्यवस्था ही दिए दे रहे हैं, दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं। व्यवस्था पे काम करो, व्यक्तियों को कुछ बोलने से फायदा नहीं। व्यक्ति जो इसको सामान्य, जो मछली को समझाने जाओगे कि देखो तुम्हें तुम्हारे आटा की गोली फेंक रहा, मत चुगलने चाहो, इसमें आटा में कांटा छिपा रखा है। मछली को बताओगे तो मछली कहेगी देखो ये तो हमारे खिलाफ है, हमको समोसा दिया है, हम ना खाए समोसा। तो इनके मूर्ख होने का भरपूर फायदा उठाता है। अब मूर्ख बनाए रखते हैं क्योंकि शिक्षा इनकी कहता है मार्कशीट भी तो नंबर दे दो, नंबर बढ़ा दो। अभी देखो कोरोना टाइम में आप सबको मार्कशीट दे देंगे, जब आप पढ़े नहीं हैं तो आपके पढ़े लिखे होने का प्रमाण पत्र दे दिए। कुछ अजीब सा नहीं, आप भी खुश और वो भी खुश। आप अनपढ़ भी रह आएंगे, आप पढ़े लिखे का प्रमाण पत्र लिए घूमेंगे, और इस बीच में वो लोग अपना सारा मलाई काट देंगे। जितने पढ़े लिखे और उस तरह की पोस्टें हैं वो सब उनके हाथ चले जाएंगे। वो अपना अंदर सब व्यवस्था है उनकी, पढ़ रहे, आपके पास पैसे नहीं,
कि आप ऑनलाइन सब पढ़ लें, घर बैठे टीचर वहीं घर बुला के चुपचाप पढ़ा रहे हैं हम लोग अपने घर में। आम जनता की लगभग 99% लोगों की शिक्षा बंद है। 1% 1 से 5% लगभग पढ़ा है। बीच वाले भी चालाक सब बाहर सब क्लासेस चल रही, बाहर नहीं तो घर में चल रही। ऑनलाइन व्यवस्था कर ली, ऑनलाइन सब टीचर सब बना ली, घर में बैठ पढ़ा। हाई फाई सब बाय जूस आ गया और सब कुछ जूस पिला रहे हैं अच्छे से। देखो अचानक ही उठ गया कोरोना में और बायजूस क्रिकेट का भी आयोजन करने लगा। बायजूस कोई कंपनी नहीं थी, अचानक पैदा होती है, इतना हजारों करोड़ लाखों करोड़ में चला गया तुरंत अभी। ये क्या खेल है? भीम ऐप चल रहा है और पेटीएम अपना माल काट रहा है, क्योंकि इसमें ये क्या कर रहे थे, 10,000 से ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते। अब करो पेटीएम, फटाफट पैसे कटवाओ, दुनिया को मारो मक्कर से और रोटी खाओ शक्कर से। बड़ा बढ़िया सिद्धांत उन्होंने सब सेट कर रखा है। तो इस पूरी चालाकी में आप सबको कैसे बचाना, मछली से भी बात करने की स्थिति हम लोगों की नहीं, क्योंकि मछली पूरी तरह फंसी हुई है उनके जाल में। मछली को पौवा दे देते हैं और वो ओट सब कबाड़ के बैठ जाएंगे, और मछली का ही पेट फाड़ के पौवा निकाला है, पौवा मेंटेन किया है, और मछली को पौवा पिला के मछली का ओट लिए ले रहे। वो बड़ा सोचा समझा है, बड़े सलीके से सब काम चल रहा है। इसलिए अब इसमें ना तो मछली को न मछुआरे को, दोनों को कुछ बोलने की स्थिति नहीं है। तो व्यक्ति पर काम ही मत करो, सीधे सीधे व्यवस्था पर काम कर लो। तब क्या होगा, व्यवस्था उस तरह की बनाते चले जाओ, सामाजिक स्तर पर बनाते चले जाओ, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से बनाते चले जाओ, और किसी को कुछ बोलने समझाने की जरूरत नहीं। दिस इज वेरी सिंपल। तो आप शोषक वर्ग से कुछ बोलोगे, वो आपको राजद्रोही घोषित कर देगा और आप दुनिया भर का तामझाम, आप उससे लड़ते फिरो। तुम 4 डंडा उसको मारो, 4 डंडा तुमको मारे, यही होता रहेगा जो गांधी जी लोग कर रहे, सुभाष जी लोग कर रहे, सभी क्रांतिकारी यही किए। और उन क्रांतिकारियों के साथ ही वो बदमाश वर्ग घुस जाता है, और पूरी सत्ता जब ये सत्ता ये लोग पलट देते हैं तो वो इधर से बदमाश आके इधर से सत्ता बैठ जाता है। वही राजा लोग जो अंग्रेजों के साथ राज कर रहे थे, अंग्रेज चले गए तो कांग्रेस में घुस गए और वहां से फिर राजा बन गए लोग वापस। सत्ता जो के सब चल गई। ये बड़ा अद्भुत है। आप क्रांति करना शुरू कर दिए, आपके साथ वो सब लोग भर्ती हो जाते हैं, और वो तख्ता भी पलटवा देंगे और तख्ता पर बैठ जाएंगे। अपना ही तख्ता पलट देंगे और इधर से आपके साथ क्रांति में भागीदार होकर वो तो फिर तख्ता पर बैठ जाएंगे, और आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। इनका खेल हो गया। आपके साथ मिल गया, अगर आप ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा जन समर्थन इकट्ठा कर ले तो आपके साथ तो शामिल हो जाते हैं। आपके साथ शामिल होके बड़े बड़े सेठ पूंजीपति और तामझामी बदमाश लुच्चे लफंगे सब आपके साथ शामिल हो जाएंगे, और शामिल होके उधर से अन्ना हजारे के साथ वही गैंग पूरी घुस गई, और गैंग घुस के वो देखो वहां तख्ता पलट के वो सीएम बन गए। तो अब सोचो, और अन्ना हजारे चिल्लाता चीखता रहेगा, अरे भैया हमने तो कुछ हो आया, कौन सुनता है? तो ब्रांड बन गई, उनकी बात खत्म हो गई। अब पब्लिक को कौन समझाएगा अरबों रुपए लगा कि नहीं नहीं खराब ब्रांड है, बन गई सो बन गई। एक बार जिसकी ब्रांड बन गई चाहे जैसा करता रहे, चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। वंशावली सेट हो जाती, जिसकी भी ब्रांड बना दो वैसे चलता रहेगा। हर लगे न फिटकी रैंक चोखा। तो एक बार हल्ला गुल्ला मचा के जैसे तैसे कोई नेता गणित समझ गया, वो अपना हल्ला गुल्ला मचा के ब्रांड तैयार करता रहता है, जिस दिन ब्रांड बन गया बस काम होता रहता है। ब्रांड बिगड़ने ना पाए इतना बड़ा इंतजाम करता है। जो इसकी अकल लगा के ब्रांड संभालना नहीं जानता तो उसकी ब्रांड
मिट भी जाती है, तो तब तक दूसरा कोई अपनी ब्रांड थोप चुका होता है। अब बस उसकी ब्रांड आ गई, जा बेटा तुम्हारा सब बजट। तो देख लें, एक बहुत बड़े मकड़ जाल का सब शिकार है। तो ये बातें फिर भी आपको बताना जरूरी है, और जो वो बदमाश वर्ग है उसको भी बताना जरूरी है, और जो माने शोषक वर्ग और शोषित वर्ग को भी बताना जरूरी है, भले ही उनकी समझ में आए या ना आए। इसे बता दिया जाता है, और बताते रहने से जो थोड़े से अच्छे भले लोग हैं उनको समझ में आ जाती है, और वो फिर इस पे ऐड करते रहते हैं। बाकी चोर चक्के लुच्चे लफंगे मूर्ख और धूर्त दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो ये मूर्खों और धूर्तों के लिए नहीं है हम लोगों की बातें, तो जो न मूर्ख है न धूर्त है, जो प्रबुद्ध है और ईमानदार, अच्छा है, नेक है, सत्यनिष्ठ है और सत्यानुशासित रहता है, ये उनके लिए हम लोग बातें रखते हैं। और बाकी सब जो चल रहे हैं उनको चलते रहने दीजिए, उनका सबका वो अपने आप ही एक दिन सब व्यवस्था जब वैसी हो जाती है तो सब व्यवस्था में अपने आप सब टाइट फिट हो जाते हैं। टायर की जगह लग जाता है, गद्दी की जगह लग जाती है, हैंडल की जगह, पैडल की जगह लग जाता है, सब काम चलने लगता है। तो व्यवस्था को व्यवस्थित करते रहो, सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो ये चारों विशेषाधिकार डेमोक्रेटिक राइट्स आएंगे और सब प्रतिष्ठित होंगे। सभी लोग निश्चित रहें, सिर्फ इसमें समय का फासला कोई हो सकता है, but the truth will sustain, be established। सभी को आज की सभा में भागीदारी के लिए धन्यवाद। अगले रविवार को हम लोग पुनः 8 से 9 उपस्थित होंगे। तब तक